तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है वो है निम्नलिखित कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। चार ऑप्शन आपके पास दिया है, इसका आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है। इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है दोस्तों, इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। और अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आपको बताना है कौन सी कोशिका है जो पौधों की कोशिका में पाया जाता है लेकिन जानवर की कोशिका में नहीं पाया जाता। इसके राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी लवक, जो है वो जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है किंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आपकी सफलता की गारंटी हमारी, एसएससी में सिलेक्शन की गारंटी भी हमारी और सफलता ना मिलने पर रिफंड की गारंटी भी अब हमारी। जी हाँ, बायजूस एग्जाम प्रेप आपको दे रहा है एसएससी एग्जाम में सफलता की गारंटी। तो देर ना करें, आज ही हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल करें और एसएससी एग्जाम में अपनी सफलता की गारंटी पाएं, वरना पैसे वापस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरिम कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वयुग्मन। स्वयुग्मन यानी जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है जो पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। बात करें अगर पौधों में गैसों का विसरण के, तो पौधों में गैसों का जो विनिमय होता है वो स्टोमेटा, लेंटिकल्स तथा क्यूटिकल्स तीनों द्वारा होता है। स्टोमेटा जो कि पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है, लेंटिकल टहनी व शाखाओं के छाल में, जबकि क्यूटिकल अधिकांश पौधों की बाह्य त्वचा में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्लोनिंग पद निम्नलिखित में से संबंधित होता है। इसमें बताना है जो क्लोनिंग पद किससे संबंधित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जनन विज्ञान, जिसे हम कहते हैं यह क्लोनिंग पद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है। इनमें से जो बच्चों का लिंग निर्धारण होता है किस पे निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पिता पर। जो बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्धारण होता है वो एक्स या वाई होता है, क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। इनमें से जो है परागण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी आग जो है वो परागण के लिए आवश्यक नहीं है। अगर परागण की बात करें तो परागण मुख्य रूप से हवा हो गया, पानी हो गया और कीटों द्वारा होता है, आग से परागण नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आपको बताना है जो आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रेगर मेंडल जो थे। आनुवंशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था। मेंडल को ही आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ग्लूकोज।
ग्लूकोज जो है कोशिकाओं में तात्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज को लिया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु में श्वसन से 36 एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। बताना है कि इनमें से जो कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी न्यूक्लियस के द्वारा कोशिका की गतिविधियों पर नियंत्रण केंद्रक द्वारा होता है। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे पौधा की कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसके एंजाइम द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है जिससे ऊर्जा पैदा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आनुवांशिक इकाई है यानी जेनेटिक यूनिट्स क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जीन जो है वो आनुवांशिक इकाई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हमशक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब, यानी हमशक्ल बच्चे कब पैदा होते हैं? जब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रायः एक ही लिंग के होते हैं। यानी हमशक्ल जो जुड़वा का जन्म एक ही प्रसव के समय एक ही भ्रूण के द्वारा होता है। ये प्रायः एक ही लिंग के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता यानी जीवों की विभिन्नताओं एवं गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आनुवंशिकी किससे संबंधित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आनुवंशिकी किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के अंतर्गत जीनी लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया आनुवांशिकी कहलाती है। अगर इसके जनक क्वेश्चन पूछता है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊतकों का। ऊतक विज्ञान में ऊतकों की उत्पत्ति हो गई, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बन जाएं, क्योंकि हम ग्रुप डी की लगातार तैयारी कर रहे हैं। सारे टॉपिक हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो, जीके, रीजनिंग, मैथ, सारा का सारा हम लगातार चैनल के माध्यम से आपको तैयारी करा रहे हैं, जिससे आपको आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही मदद मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली तथा वनस्पति कोशिका में सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऊतक है एक, यानी ऊतक क्या है? टिश्यूज क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, देखिए इनमें से बताना है कि जो ऊतक है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी समान कोशिकाओं का समूह है। ऐसी कोशिकाओं के समूह जो संरचना, आकृति, उत्पत्ति एवं कार्य में एक समान होते हैं उन्हें ऊतक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैमीट की शुद्धता का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन थे वो वैज्ञानिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेंडल ने। मेंडल के आनुवांशिकता के 3 नियम हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम उनमें से एक है। इस नियम के अनुसार जोड़े के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है?
4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। इसे दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा मोटी भित्ति युक्त कठोर कोशिकाओं से निर्मित एक प्रकार का सरल ऊतक है। इन कोशिकाओं में काष्ठिल द्वितीयक भित्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खाली स्थान है, ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विभज्य योतक। विभज्य योतक ऊतकों के विभाजन तथा विभेदन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश है से कोनों पर मोटी हो जाती है। तो इनमें से आपको बताना है कि खाली स्थान में कौन सा भराएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेलुलोज और पेक्टिन। कोलेनकाइमा ऊतक या स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाओं के कोनों पर कोसा भित्ति के ऊपर पेक्टिन और सेलुलोज की परत जम जाती है, जिससे कोसा भित्ति कोनों पर मोटी तथा दृढ़ हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को आप किस जगत में रखेंगे? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जंतु। कोशिका भित्ति रहित समस्त बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को जंतु जगत में रखा जाता है। इसके अंतर्गत समस्त कशेरुकी तथा अकशेरुकी जीवों को शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान है, कोशिकाएं ढीली बंधी होती हैं जिससे उनके बीच बड़े अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पैरेनकाइमा। इसे पैरेनकाइमा या मृदुतक भी कहते हैं। ये सभी कोशिकाएं समव्यासी तथा पतली भित्ति युक्त होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। खाली स्थान है, ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। इसमें से कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा है, एरेनकाइमा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी स्क्लेरेनकाइमा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। इसे दृढ़ोतक भी कहते हैं। यह कोशिकाएं बहुत लंबी, सकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इनकी कोसा भित्ति मोटी तथा लिग्निन युक्त होती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन ये है दोस्तों। तो आपको बताना है कि जो जड़त्व का नियम था वो किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गैलीलियो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जड़त्व का नियम सर्वप्रथम दिया था। बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए कितनी बार आया हुआ है। जो गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन, जो कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। इनमें से आपको बताना है कि जो रेखीय संवेग संरक्षण है वो किसके बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसकी बात करें तो रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से। यानी ये जो न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम है, इन दोनों के योग से रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। आपको बताना है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा। राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऊपर की ओर त्वरित होने वाले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जड़त्व। जड़त्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गतिमान है तो गतिमान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों ये जो मैथ के हमने 500 ई बुक बनाया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 प्लस हैं, जो कि सुपर गेस क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रुप डी आने वाला जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहां से जाके आप इसे खरीद सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले जो ग्रुप डी एग्ज़ाम है उसमें बहुत हेल्प करेगी। 500 क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ है, साथ ही ट्रिक के साथ भी है। एक और हमारा ई बुक है दोस्तों जो जी के टॉपिक वाइज 70 प्लस टॉपिक है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इस ई बुक में आपको ना मिले, तो आप इसे भी खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के बाद आपको कोई और बुक पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई भी टॉपिक हो, ऑल ओवर 70 प्लस टॉपिक है, उससे संबंधित प्रश्न और उससे रिलेटेड उसके महत्वपूर्ण डिटेल भी हैं दोस्तों। तो आप भी इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसे खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, आपको बताना है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। यानी किसी पिंड का वेग एक समान तब होता है जब पिंड के वेग का मान तथा दिशा दोनों स्थिर यानी नियत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट है खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी संवेग संरक्षण। रॉकेट जो कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं तथा रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक मछुआरा झील में फंस गया क्योंकि उसके मोटर बोट की मोटर ख़राब हो गई। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए। आपको बताना है कि इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंक देना चाहिए। आपको बता दें कि ये संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार है कि किनारे से दूर मछलियों को फेंकने पर बोट उसके विपरीत अर्थात किनारे की ओर बढ़ेंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखन किया जाता है, वक्र क्या होगा। इनमें से बताना है कि वक्र क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी एक दीर्घ वृत्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, आपको बताना है इसके आगे खाली स्थान है, इसमें से क्या होगा। जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी समान त्वरण होता है। आपको बताते हैं कि जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में समान त्वरण होता है क्योंकि वे पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गतिशील होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल क्या होगा। आपको बताना इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पृथ्वी के केंद्र से जाता है। यदि पृथ्वी का कोई भी उपग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तो पृथ्वी का केंद्र कक्षा के एक फोकस पर होगा अर्थात दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्प्रिंग का काठिन्य है, आपको बताना है इनमें से कि स्प्रिंग का काठिन्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता। स्प्रिंग का बात करें तो स्प्रिंग का काठिन्य स्प्रिंग की भारवाहिता की धारिता है। स्प्रिंग का काठिन्य जितना ही अधिक होता है उसकी भारवाहिता क्षमता उतनी ही अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आवेग माप है, इनमें से बताना है कि आवेग किसका माप है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भार का। आवेग जो है वो भार का माप है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बल का मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, बताना है कि इनमें से बल का जो मात्रक है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर बल के मात्रक की बात करें तो किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर बल के बराबर दोस्तों हो जाता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 माइक्रोन बराबर है, इनमें से बताना है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.001 mm। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तापमान का एसआई मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तापमान का जो एसआई मात्रक इनमें से क्या है। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केल्विन। तापमान का जो एसआई मात्रक होता है केल्विन होता है, जबकि सामान्यतः इसे सेंटीग्रेड से व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज़ को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जड़त्व के कारण, यानी जड़त्व के कारण ही पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज़ को खींचने पर पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी प्रत्यानयन बल कहते हैं। जो स्प्रिंग होता है को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला जो बल होता है वो प्रत्यानयन बल कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गतिमान वस्तु में क्या होती है। इन चारों में से बताना है कि गतिमान वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में और चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कौन सी होगी। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गतिज एवं स्थितिज दोनों हो जाएगी। यानी जो चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती है। जैसे बैठा हुआ व्यक्ति सीट के सापेक्ष विरामावस्था में रहता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा का, तथा उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर का हिस्सा सीट के सापेक्ष गति में रहने से गतिज ऊर्जा का अनुभव होता है। इसीलिए बस में जब चलते हैं तो ब्रेक लगाने पर आगे का हिस्सा झुक जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या है। इनमें से बताना है क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सभी सही हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया विपरीत दिशाएं रखते हैं, समान परिमाण रखते हैं तथा दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं। क्योंकि वे एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होगा, इसीलिए विकल्प सभी सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें बताना है कि विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर द्वारा ही विभवांतर नापा जाता है। इसके द्वारा किसी स्थिर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के द्वारा विभवांतर का पता लगाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है यानी क्या मापता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी तरंग दैर्ध्य। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टैकोमीटर उपकरण है जिससे मापा जाता है, यानी टैकोमीटर से क्या मापा जाता है। तो इसके राइट आंसर बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चाल, स्पीड। टैकोमीटर एक उपकरण होता है जिससे हम किसी वाहन की चाल या स्पीड को नापते हैं। इसे आरपीएम भी कहा जाता है। क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो निम्नांकित में से कौन सा गुणधर्म ठोस, द्रव एवं गैसों के लिए भिन्न है। इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सा द्रव है जो ठोस, द्रव और गैसों के लिए भिन्न है। राइट आंसर बात करें दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अणुओं की गति। अणुओं की गति ठोस, द्रव व गैसों के लिए भिन्न भिन्न होती है। ठोस में कण गति के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, यानी विखंडन की जो प्रक्रिया होती है इनमें से किसके लिए उत्तरदायी होती है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाएगा एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। एटम बम में से ऊर्जा मुक्त करने के लिए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, जबकि हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का निष्कासन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो सूर्य से ऊर्जा होती है किसके द्वारा उत्सर्जित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य में जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, सूर्य में हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। आपको बताना है कि चारों में से सबसे छोटा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें दोस्तों, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के मूल कण होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण है। आगे यही क्वेश्चन आपको बताना है कि जो निम्नलिखित इनमें से सबसे छोटा कण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन। इन चारों में से अगर सबसे छोटा कण की बात करें तो प्रोटॉन होता है। हम देख लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों अणु हो जाता है, इसके बाद परमाणु हो जाता है, फिर न्यूट्रॉन हो जाता है, उसके बाद हो जाता है प्रोटॉन। तो सबसे छोटा कण की बात करें तो प्रोटॉन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमने मैथ के टॉप 500 क्वेश्चन बनाए हैं जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए सुपर गेस क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसे ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो हमने 500 प्लस क्वेश्चन बनाए हैं ये पूरा हल के साथ है और ट्रिक के साथ है। सुपर गेस क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, जो कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों हम जीके टॉपिक वाइज, जो कि 70 प्लस टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो इसमें नहीं होगा। उनसे संबंधित सारा का सारा डिटेल के साथ हमने ये ऑल इन वन जो है बनाया हुआ है टॉपिक, आप उसे ज़रूर खरीद लीजिएगा। ई बुक है जो 70 प्लस टॉपिक है, कोई भी टॉपिक जो होगा इससे अलग नहीं जाएगा। तो आप इसे खरीद कर इससे तैयारी शुरू कर दीजिए, जिससे आपको किसी भी और चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछता है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो कि रासायनिक नाम मतलब साधारण नमक का रासायनिक नाम है। इसके फार्मूला की बात करें दोस्तों तो NaCl इसका फार्मूला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या हो जाती है। आपको बताएं, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, लेकिन जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। दोस्तों ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समभारिक क्या है। आपको बताना है कि जो समभारिक इनमें से
क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक, जिन्हें हम समभारिक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु उनके गुण भिन्न भिन्न हैं, यह क्या कहलाते हैं? इनमें से आपको बताना है कि दो तत्व जिनके परमाणु संख्या समान है लेकिन उनके गुणधर्म भिन्न भिन्न है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी आइसोटोप कहते हैं। दो तत्वों की परमाणु संख्या यदि समान हो तो इसे आइसोटोप, तथा यदि परमाणु भार समान हो तो इसे समभारी कहते हैं। समान ऊंचाई पर स्थित बिंदु को आइसोहाइट तथा समान ताप को आइसोथर्म कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? इनमें से बताना है कि जो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी द्रव्यमान संख्या उसे बोलते हैं। जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदजन यानी हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या क्या है? आपको बताना है जो कि हाइड्रोजन की परमाणु न्यूट्रॉन संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो परमाणु में न्यूट्रॉन संख्या 0 होती है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटाने से प्राप्त होती है। तो 1 - 1 हो जाएगा बराबर 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अणु भार एक समान है? बताना है आपको। ये भी बहुत मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि किसकी अणु संख्या तथा अणु भार एक समान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइड्रोजन की अणु संख्या तथा अणु भार समान होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। आपको बताना है कि जो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल किस रूप में किया जाता है इसका प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मंदक, जो कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि जो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अप्सरा। अप्सरा के नाम से भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जाना जाता है। BARC के नियंत्रण व निरीक्षण में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा बना था। यह परमाणु रिएक्टर से परमाणु बिजली प्राप्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सूक्ष्म तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन। हाँ, क्लोरीन की बात करें दोस्तों तो क्लोरीन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन जो है वो सबसे सूक्ष्म तत्व है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। आपको बताना इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी हैलोजनों से। हाइड्रोजन की यह प्रकृति हैलोजनों से साम्यता रखती है, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन आदि के समूह को हैलोजन कहते हैं। इस प्रकृति को इस प्रकार समझा जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और मोस्ट मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज की बात करें तो इनकी खोज चैडविक ने 1932 यानी 1932 में की थी। न्यूट्रॉन की बात करो तो यह एक उदासीन कण है और इसका परमाणु भाग में इसका प्रमुख भाग होता है। किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है? इन चारों से बताना है कि कौन सा विभाज्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं है। तो अगर हम विभाज्य की बात करें दोस्तों तो अणु,
परमाणु तथा मिश्रण, सभी ये जो तीनों हैं ये विभाज्य हैं। अणु का विभाजन परमाणु में और परमाणु का विभाजन मूल कणों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है। मिश्रण का विभाजन उसके घटकों में संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। बताना है कि जो क्वार्टज है उसका रासायनिक नाम इन चारों में से क्या होगा। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोडियम सिलिकेट। क्वार्टज की रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। फार्मूला की बात करें दोस्तों तो Na2SiO3 इसका फार्मूला हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पदार्थ के आणविक भार की गणना खाली स्थान का मापन करने की जा सकती है। आपको बताना है पदार्थ के जो आणविक भार की गणना किसके मापन के द्वारा की जा सकती है। 4 ऑप्शन है, इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्प की सांद्रता। किसी पदार्थ का अणुभार उसकी वाष्प सांद्रता के 2 गुने के बराबर होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CaOH किसका रासायनिक सूत्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन दोस्तों। CaOH किसका रासायनिक सूत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्लैक्ड लाइम। CaOH जिसे हम बूझा हुआ चूना भी कहते हैं दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? बूझा चूना का कहते हैं, का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी थॉमसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें दोस्तों तो 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन जो कि किसी परमाणु का मूल कण है, इस पर इकाई ऋणावेश होता है तथा इसका द्रव्यमान की बात करें तो 0.005 AMU होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन क्या है? अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन क्या है। इन चारों में से बताना है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इलेक्ट्रॉन जो कि एक बीटा कण है, जिसे हम बीटा कण भी कहते हैं। एक विशिष्ट प्रकार के रेडियो एक्टिव नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा एवं उच्च गति के इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1899 ईस्वी में अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। इसकी 1899 में अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नहीं, रेडियो सक्रिय किरणों को विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित करके उनके विक्षेपण का रदरफोर्ड ने 1896 ईस्वी में अध्ययन किया एवं विक्षेपण की प्रकृति के आधार पर उन्हें अल्फ़ा, बीटा तथा गामा किरणें कहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, हैलोजन कांच पर प्रहार करती है। हैलोजन कांच पर प्रहार करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी फ्लोरीन, जो कि फ्लोरीन कांच पर प्रहार करती है। इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड को कांच की बोतल में नहीं रखते हैं तथा हाइड्रोजन का उपयोग कांच की खुदाई यानी इसका उपयोग कांच की खुदाई अर्थात कांच पर लिखने के लिए भी किया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमको पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। चैनल में हमारे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ग्रुप डी की लगातार तैयारी करा रहे हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम है फरवरी में, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छे से एग्ज़ाम को निकाल सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।